हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 137 का एक कोर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। इससे पहले भी मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे अपलोड किया था, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस कोड से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको इसी का एक और पेपर करवा रही हूँ। कोर्स का कोड है BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। सो यहाँ पे आप देखिए, पेपर ये इग्नू का पेपर है। 3 आवर्स का इसमें टाइम है और मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं इसमें। और जो ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो ये बेसिकली ग्रामेटिकल टाइप का पेपर आता है, जिसमें स्कोरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जितनी इसमें स्कोरिंग इजीली हो सकती है, उतना ही इसमें ज़्यादा इजी हो जाता है। मार्क्स आपके कम हो जाते हैं या मार्क्स आपको अच्छे से नहीं मिल पाते, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड आपको लिखना होता है। कुछ स्टोरीज आप इसमें छाप नहीं सकते, तो इस वजह से भी इसमें मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से इसकी स्टडी करते हैं ना, तो ये आराम से हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेपर है। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है स्टैंजा टाइप में, और उसको पढ़ना है और उसके बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक पोएम आपको दे रखी है, इसको पेज टर्न करती हूँ मैं, वेट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोएम आपको दे रखी है। उसके बाद में इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिसका आंसर आपको इस पोएम के बेस पे देना है। तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ इसमें आ सकता है, कोई भी स्टैंजा आ सकता है, कोई भी पोएम, कोई भी पैराग्राफ, पैसेज वगैरह कुछ भी आ सकता है। बस इन शॉर्ट मैं आपको एक पेपर का पैटर्न दिखा रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग पोएम को पढ़ के आपको ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और जो भी पैराग्राफ आता है, उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये वाला होता है, जहाँ पे आपको उस पैराग्राफ को एक एप्रोप्रिएट टाइटल देना होता है। एक टाइटल से उसको शो करना पड़ता है। इतना आपको आप समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर के कोड में जो ये 137 लैंग्वेज का जो पेपर है ना, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है 150 वर्ड्स में, ईच ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 जो है ना लिटरेरी डिवाइसेस दे रखे हैं, इनके बारे में डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको लिखनी होती है। 150 वर्ड की लिमिट है यहाँ पे, और ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 2 आपको करने हैं। आप सब ये जो सब्जेक्ट कोड है BEGLA 137, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, मैंने ऑलमोस्ट हर एक लिटरेरी डिवाइस को वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल दी हुई है। तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जो उन वीडियोज़ में मैंने जिसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें से ये वर्ड आता है हमारा यूफेमिज्म। ये मैंने उसमें यूफेमिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी आप इसको पूरा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मतलब जो पहले वाले पार्ट है उसमें मिल जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें डेकोरम को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, एक डेकोरम और एक इफ्यूमिज्म। यहाँ पे देखिए, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपको 150 वर्ड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। मैंने एग्जैक्ट वो पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा भी आप अपने आंसर की लेंथ को कम या ज़्यादा करने के लिए पॉइंट्स को ऐड और माइनस कर सकते हैं। देखिए, हेडिंग है डेकोरम। डेकोरम क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। सो डेकोरम इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टाइल दैट इज़ अप्रोप्रिएट टू अ सब्जेक्ट, सिचुएशन, स्पीकर एंड ऑडियंस। तो डेकोरम क्या है, एक ऐसे स्टाइल का यूज़ करना है जो कि किसी भी सब्जेक्ट को, सिचुएशन को, सब्जेक्ट का मतलब क्या, जो करता हो गया, कोई भी सिचुएशन है, स्पीकर है या जो ऑडियंस है, तो इसको बेसिकली हम क्या कर देते हैं, जो क्वालिटी होती है ना उसको एनहेंस कर देते हैं, जिससे कि जो राइटर है ना वो लोगों को अपनी साइड क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए, अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं या जो भी राइटिंग है ना उसको और अच्छा डेकोरेटिव वे में दिखा पाए, तो जिससे कि जो रीडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। जैसे कि कुछ ऐसी नॉवेल्स होती हैं, कुछ ऐसी पोएम होती हैं, इंग्लिश में भी स्पेशली अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते हैं, तो कुछ ऐसी नॉवेल्स होती हैं जिसको अगर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इतनी एडिक्टिव हो जाते हैं आप उसके, कि जब तक वो पूरी नहीं होती ना, आप उसको बीच में छोड़ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और आपका मन करता है उसको बस पढ़े जाएँ।
तो ये जो चीज़ होती है ना कि आपका उसको बीच में छोड़ने का मन नहीं करता, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी के साथ साथ जो वे ऑफ राइटिंग है, जैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है उसको डिस्क्राइब करने में वो इतने डेकोरेटिव होते हैं कि आपका मन करता है उसको पूरी सिचुएशन को आप पढ़ें या पूरी स्टोरी के बारे में आप जानें। तो ये चीज़ आती है हमारे डेकोरम के अंदर। अब सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, Decorum is not simply found everywhere. It is a quality whereby speech and thought, wisdom and performance, art and morality, assertion and difference, and many other elements of action intersect. ओके तो डेकोरम जो है ना हर जगह पे नहीं पाया जाता, मतलब हर एक स्टेटमेंट में, हर एक सेंटेंस में नहीं होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं जो बहुत ही सिंपल वे में लिखे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसको बहुत ही अट्रैक्टिव जो राइटर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं और बनाते हैं ऑथर उसको, कि जो रीडर है ना वो अपना इंटरेस्ट किसी भी तरीके से ना खो पाए। बिल्कुल सिमिलर है इस चीज़ के लिए, जैसे जो क्लाइमैक्स होता है ना मूवी में, कि आप उसको मतलब देखे बिना रह नहीं सकते। मोस्टली इंटरवल से पहले ना क्लाइमैक्स सीन होता है कि उसके बाद आपको चाह के भी आप ना वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको बस ये होता है कि आप इसको पूरा देख कर ही उठेंगे या देख कर ही बाहर जाएंगे। तो यही चीज़ हमारे डेकोरम वाले पार्ट में आती है। एक बार मैं फिर से इसको रीड कर देती हूँ। डेकोरम इज़ अ यूज़ ऑफ अ स्टाइल दैट इज़ अप्रोप्रिएट टू अ सब्जेक्ट, सिचुएशन, स्पीकर एंड ऑडियंस। नेक्स्ट है, डेकोरम इज नॉट सिंपली फाउंड एवरीवेयर. It is the quality whereby speech and thought, wisdom and performance, art and morality, assertion and difference, and many other elements of action intersect. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये एक डिवाइस मैंने बता दिया आपको डेकोरम। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर का जो डिवाइस है, होमोनिम और अंडर स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इवन अंडर स्टेटमेंट तो इससे पहले वाले पेपर को सॉल्व किया था, उसमें भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको आप पहले देख सकते हैं। अब हम करेंगे यूफेमिज्म। तो देखिए, इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट सॉफ्टन एन अनकंफर्टेबल टॉपिक। इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज भी हो सकता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेज होते हैं जो कि हम उस वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं जो कि आपको सुनने में अच्छा ना लगे, या फिर आपके जो कानों को ना वो चीज़ प्लेजेंट ना लगे। तो अनकंफर्टेबल टॉपिक जो होते हैं ना उनको हम ऐसे वर्ड या फ्रेज से रिप्लेस करते हैं जो थोड़े से क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट पास्ड अवे, कई जगह पे आपने देखा होगा पास्ड अवे लिखा होता है इंस्टेड ऑफ डाइड, मतलब कि कोई मर गया, उसकी जगह आप क्या वर्ड यूज़ करें, पास्ड अवे। फायर्ड, मतलब जैसे कोई ऑफिस में किसी में वर्क करते हैं, वहाँ पे उसको फायर्ड कर दिया, मतलब उसको बाहर वहाँ से कहीं और भेज दिया या उस से कंपनी से निकाल दिया जाए, तो उसकी जगह पे आप फायर्ड की जगह लेट गो लिख सकते हैं। सेक्स की जगह पे मेक लव लिख सकते हैं। तो ये जो इधर वाले वर्ड्स है ना ये आते हैं हमारे यूफेमिज्म में, मतलब कि इन वर्ड्स की जगह जो आपको सुनने में थोड़े कम अच्छे लग रहे हैं, इन वर्ड्स की जगह पे आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि एक फ्रेज को या सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, सॉफ्ट बना रहे हैं, सुनने में अच्छा लगा रहे हैं और एक अनकंफर्टेबल टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन मैंने दे रखी है, इज एन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन used in the place of a phrase or a word that may be found in inappropriate or offensive। मतलब कि कुछ चीज़ आपको इनअप्रोप्रिएट या ऑफेंसिव लग रही हो, उसकी जगह पे कुछ ऐसे फ्रेज या वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हैं जो कि एक अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन को शो करें। मतलब कि जो बात आपने काफ़ी रूड या अनकंफर्टेबल वे में बोली, उसके लिए आप ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो बात सामने वाले को बुरा ना लगे। ये जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग होता है ये सबके अंदर नहीं होता। कुछ लोगों में ये इतना अच्छा होता है कि अगर वो कोई बहुत बुरी बात भी बोल रहे हैं ना, तो सुनने में उनके मुंह से उनके जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है या फिर जो वे ऑफ टॉकिंग होता है उससे वो बहुत बुरी बात या बहुत गुस्से वाली बात भी बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी लगती है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे ऐसे जो वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं या उन फ्रेज को रिप्लेस करते हैं तो उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। आर कॉमनली यूज्ड इन डेली लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू रिप्लेस लैंग्वेज दैट सम मे काइंड डिसप्लीजिंग। तो मतलब जो चीज़ डिसप्लीजिंग हो, अच्छी नहीं लग रही हो, उसकी जगह पे हम ऐसे वर्ड्स और लैंग्वेज या एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो आपके पास में लिटरेरी डिवाइसेस हैं, दोनों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया है आपके लिए, और इतना मैं श्योर हूँ जितनी मैंने इसकी वीडियोस अपलोड करी है ना इस सब्जेक्ट कोड की, तो अगर आप उनको अच्छे से देखते हैं ना तो पासिंग से तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको पढ़िए, समझिए, ताकि कुछ भी जो पॉइंट्स हैं ना वो आपके जो आप पढ़ के जा रहे हैं वो पॉइंट्स आपके वीक ना रह जाए।
अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ ना सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट देखिए, वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद में उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये जो फर्स्ट है ना, ये सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे जो लेटर्स है ना वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यू कैन सी डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, पूरे सेंटेंस में कितनी बार डब्ल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इवन पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनकी सबकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, डब्ल्यू से। तो इस तरीके से जब वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो उसे हम फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं एलिट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे जो वर्ड्स हैं, जो अल्फ़ाबेट है ना, वो जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट जो भी आप बोल दीजिए, लेटर्स बोलिए उसको, तो जो रिपीटेशन होता है ना उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, अब अच्छा मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं पहले के पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर है। नेक्स्ट है, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है, आप एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं, ओके। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं टोल्ड हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, टाइम्स हो गया। तो ये टीबी क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार जो भी लेटर आता है इसको, तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने सेंटेंस देखा। अब इस सेंटेंस में 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। तो ये बेसिकली एक तरीके से थोड़ा एग्रेशन के साथ आप बोल सकते हैं, थोड़ा गुस्से में। 1000 टाइम्स का मतलब क्या है कि कई बार आप उस बात को मना कर चुके हैं, फिर भी वो बात दोबारा दोबारा करी जा रही हो। तो ये चीज़ आपने क्या करी, यहाँ पे रिपीटेशन हो गई। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में एक तरीके का एग्रेशन भी था तो हाइपरबोल हो गया, और इसके अलावा रिपीटेशन ऑफ टी था तो वो एलिट्रेशन भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट में आप आंसर में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, समटाइम्स यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव इट। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको काफ़ी डेप्थ में मीनिंग दे रखा है कि आपको बहुत बार क्या होता है, मनी, पैसे को स्पेंड करना पड़ता है सेव करने के लिए। अब सोचेंगे ये क्या मजाक है भाई, कि अगर आपको पैसा बचाना ही है तो उसको हम स्पेंड क्यों करेंगे, हम उसको स्पेंड क्यों करेंगे, उसको खर्च क्यों करेंगे, जब हमें वो पैसा क्या करना है, सेव करना है। तो इस सेंटेंस में देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है तो वो कौन सा है, पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट एक्चुअली रिवील्स समथिंग ट्रूथफुल। मतलब कि जो क्या हो, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो लेकिन एक ट्रूथ को सामने लाए, मतलब एक सच को बताए। जैसे कि अब पैसा सेव करना भी ज़रूरी है और उसको सेव करने के, अगर आप उसको खर्च नहीं करेंगे तो आप उसको सेव भी नहीं कर पाएंगे। ये जो एग्जाम्पल है सीधा सीधा इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि आप कहीं पे अपने पैसे को क्या करें, इन्वेस्ट करें और वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे वो पैसा मिलता रहे। तो ये इसका स्टेटमेंट का मीनिंग था। अभी देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है इसलिए मैं आगे और इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट इसका सेकेंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर देती हूँ।